चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बारे में और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो लेक्चर है खिलजी वंश से संबंधित जो सीरीज चल रही है उसका ये आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद खिलजी वंश जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगले जो वंश है दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बारे में जानते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने जीवन के अंतिम समय में कई रोगों से पीड़ित हो गया था। ऐसे रोग जो ठीक नहीं हो सकते थे उन्हें असाध्य रोग कहा जाता है, मतलब कि ऐसे रोगों से पीड़ित हो गया था। कुछ इतिहासकार उसे कहते हैं कि वो जैसे कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो उसे एक यकृत जो है उसकी बीमारी हो गई थी, और कुछ इतिहासकार उसमें कहते हैं कि उसे जलोदर नामक बीमारी हो गई होती है। तो इन दो बीमारियों से तो मतलब स्पष्ट है कि वो उसकी जो मौत है वो एक प्रकार से बीमारी की वजह से हुई है, और वह ये भी साबित होता है कि वो बीमार था। इन बीमारी के अलावा वो अपने पुत्र जो है खिज्र खां, जिसको उसने अपने उत्तराधिकारी बनाया था, उसके प्रति भी वो चिंतित था, क्योंकि जो खिज्र खां था वह जो इस समय अपनी पत्नी जो है मलिका जहां की है उसके साथ वह भोग विलास के जीवन में व्यस्त था। उससे जो सल्तनत के बारे में कोई भी फिक्र नहीं होती है, जिससे कि वह चिंतित होता है कि उसे मतलब टेंशन रहती कि आगे उसके बाद उसका शासन कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कैसे क्या चलेगा, इसकी उसे हमेशा ही मतलब कि टेंशन रहती है। तो इसके बाद वह 1315 ईस्वी में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वह दक्षिण में देवगिरी से मलिक कफूर को वापस दिल्ली बुला लेता है। ठीक है, 1315 ईस्वी में मलिक कफूर जो है वो दिल्ली आ जाता है, और जब वो ऐसी स्थिति देखता है कि भाई अलाउद्दीन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जो उत्तराधिकारी हैं वो भी ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं शासन में, तो उसके अंदर जो एक महत्वाकांक्षा होती है एक शासक बनने की, तो वो जागृत हो जाती है। तो इसके लिए वह उन्हें एक षड्यंत्र रचता है, और जिसके तहत वह अलाउद्दीन खिलजी को एक विश्वास दिला देता है कि जो उसका पुत्र है खिज्र खां, उसकी पत्नी जो है मलिका जहां की है, और जिसका जो है कह सकते हैं उसका जो समधी है अल्प खां, वो सभी उसके अगेंस्ट में षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ऐसे में क्या करता है मलिक कफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी से वो अपने एक दूसरे पुत्र है सिहाबुद्दीन उमर, जिसकी उम्र मात्र 5-6 साल होती है, उसको जो है उत्तराधिकारी घोषित करवा देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो उसका जो पुत्र है जिसको खिज्र खां, वह एक हस्तिनापुर जाता है अपने पिता की मतलब कि एक मन्नत मांगने कि वो ठीक हो जाए। तो वो खिज्र खां हस्तिनापुर चला जाता है, और इस स्थिति में वह जो है मलिक कफूर जो होता है वो अल्फ खां को मरवा डालता है, और अल्फ खां को मरवा डालने के बाद खिज्र खां को भी वह किडनैप करवा लेता है, उसकी बीवी को भी बंदी करा लेता है, उसका भाई जो है सदर खां उसको भी वो बंदी करा के मरवा डालता है, और फिर वो जो छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का उसको एक गद्दी में बैठा देता है और उसका संरक्षक बन के शासन करने लगता है। ठीक है, ये एक कहानी होती है। और 4 जनवरी 1316 ईस्वी को जो है अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। देखिए, ये है अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तराधिकारी हैं उसकी जो फैमिली है, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इसकी जो बीबियां थी प्रमुख, जो मेहरू, कमला देवी, झटिया पाली, मलिका जहां। देखिए, इसका लड़का था खिज्र खां, ये भी इसका भी चैप्टर खत्म हो गया। सर्दी खां, इसका भी चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा ये सिहाबुद्दीन उमर, इसको अभी गद्दी पर बैठाया गया है, और मेन जो पावर है मलिक कफूर के पास है। ठीक है, इसके अलावा एक पुत्र और भी जिंदा है, ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है, ये 2 पुत्र अभी जिंदा है, लेकिन जो अभी जो फिलहाल गद्दी में बैठता है वो सिहाबुद्दीन उमर को गद्दी में 1316 ईस्वी में बैठाता है, और मलिक कफूर संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद मलिक कफूर फिर एक षड्यंत्र रचता है, क्योंकि देखो सिहाबुद्दीन उमर की तो बहुत ही छोटी उम्र होती है, इसको एक जो अलाउद्दीन खिलजी का जो एक और पुत्र है उससे खतरा होता है, जिसका नाम है आपने देखा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है। तो इसको मरवाने के लिए
ये एक षड्यंत्र रचता है और कुछ लोगों को वह भेजता है, किसको, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मारने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति जाते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को, वो भी पैसे में ही जाते हैं। वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह उन व्यक्तियों को ज़्यादा पैसे देके अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक, जब वो अपने कब्जे में कर लेता है, जो भेजता है मारने वाले को, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इन्हीं बंदों की मदद से मलिक कफूर को मरवा डालता है। ठीक है, यानी कि मारने तो भेजा था इनको, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को, लेकिन उल्टा मलिक कफूर ही मार डाला जाता है। जब मलिक कफूर मार डाला जाता है तो यह शिहाबुद्दीन उमर का जो है संरक्षक बन जाता है। कुछ दिन बाद शिहाबुद्दीन उमर जो है वो गद्दी पे बैठा रहता है, लेकिन इसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है वो है इसे भी मरवा डालता है, और इस प्रकार से वह 1316 ईस्वी में ही गद्दी में बैठ जाता है। ठीक है, और ये लगभग 4 साल तक शासन करता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। इसने बहुत ही उपाधियां धारण की, जैसे अल इमामुल इमाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी इसकी उपाधि थी, और अल वाशिक बिल्ला जो इसकी प्रमुख उपाधियां थी। इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये दिल्ली का पहला शासक थे जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ठीक है, अभी तक सभी लोग खलीफा का दूत घोषित करते थे, खलीफा का नायब घोषित करते थे, लेकिन ये बंदा ऐसा था, इसने कहा मैं स्वयं खलीफा हूँ। ठीक है, इसका एक भाई है मुबारक हसन, उससे बहुत ही स्नेह रखता था। ठीक है, मुबारक हसन को ये खुसरो खान की उपाधि देता है। ये इसके एक पर्सनल लाइफ है। इसके बाद जो गद्दी पे बैठ जाता है, ये सबसे पहले कुछ काम करता है। सबसे पहले ये राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देता है और अपने सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन देने शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है, अब जब इतना खर्चा करेगा तो राजकोष पर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ेगा। विद्वानों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की छीनी गई सभी जागीरें जो वापस कर दी जाती हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी ने छीन ली थी कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसे ना हो। और ये अलाउद्दीन खिलजी की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी आदि को समाप्त कर देता है। ठीक है, यानी कि जो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो सिर्फ अलाउद्दीन के शासनकाल तक ही चलती है। ये इसकी जो प्रारंभिक कार्य होते हैं मुबारक शाह खिलजी के। ठीक है, इसके बाद कुछ विद्रोहों का दमन करता है ये, और इसकी जो प्रमुख जो विजय हैं, एक जो देवगिरी की पुनर्विजय है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब मलिक कफूर वापस चला आता है और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है, तो रामचंद्र देव का दामाद जो हरपाल देव यहाँ का जो शासक थे, वो एक स्वतंत्र शासक की तरह भांति एक कार्य करने लगता है। ठीक है, इसके बाद कर देना भी बंद कर देता, तो इसको हराने के लिए देवगिरी का पुनः एक अभियान चलाता है और 1317 ईस्वी में इसको हरपाल देव को हरा देता है और देवगिरी पर पुनः एक मतलब नियंत्रण स्थापित कर देता है। इसी प्रकार की कुछ घटनाएं वारंगल में भी होती हैं। वारंगल के भी शासक प्रताप रुद्रदेव जो है, रुद्र प्रताप देव, उसे हराकर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ये जो इसके 2 प्रमुख विजय थी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी जो मौत कैसे होती है। इसकी मौत ऐसे होती है कि जो इसका जो एक जो बहुत ही ज़्यादा प्रिय भाई था, खुसरो शाह जिसे कहा करता था, उससे बहुत ज़्यादा स्नेह तो रखता ही था ये, और कहा जाता था कि वो इसे मतलब कि दरबार में आलिंगन कर लेता था, चुम्बन कर लेता था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वह एक मतलब उससे ज़्यादा स्नेह प्रेम रखता था। तो खुसरो शाह ही जो है इसका अपना जो है षड्यंत्र रचता है और एक जो है एक व्यक्ति को भेजता है मारने के लिए, उसको जहारिया नाम के व्यक्ति को। और जब जहारिया नाम का व्यक्ति से मारने का प्रयास करता है तो यह भागकर खुसरो शाह के पास भागता है। ठीक है, सोचता है कि मेरा भाई मुझे बचा लेगा, लेकिन खुसरो शाह बचाता नहीं है, बाल पकड़कर इसे जमीन पे गिरा देता है और जो है जहारिया जो है नाम का जो व्यक्ति था वो इसका कुल्हाड़ी से सर काट देता है। इस प्रकार से जो मुबारक शाह है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी तो है, इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक बनता है नसरुद्दीन खुसरो शाह। इसके बारे में क्या प्रमुख तथ्य हैं कि ये जो है ये अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित करता है। अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित करता है। प्रश्न पूछ लिया जाए पैगंबर का सेनापति किसने घोषित किया,
तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह। दीपालपुर एक प्रांत था, वहाँ का राज्यपाल गाजी मलिक था। ठीक है, वह जो है खुसरो शाह का शासन स्वीकार नहीं करता है और इसी कारण से 5 सितंबर 1320 को इंद्रप्रस्थ के निकट गाजी मलिक की सेना के बीच और इसकी नसीरुद्दीन खुसरो शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें खुसरो शाह हार जाता है। लेकिन तिलपट के निकट इसे फिर से पकड़ लिया जाता है और मार डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो गाजी मलिक है वो कहता है दरबार में कि भाई अगर कोई और बंदा हो खिलजी वंश का, उसे गद्दी पर बैठा दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं होता है और इसके बाद जो 8 सितंबर से जो 1320 को एक नए वंश की शुरुआत हो जाती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह था, ये एक अंतिम शासक होता है खिलजी वंश का। ये इतना छोटा सा पार्ट था इसका, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु और जो इसके उत्तराधिकारी थे, जो भी प्रमुख तथ्य थे, उन्हें आपके तक पहुंचा दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें कुछ विशेष है नहीं, आप आखिरी शासक याद कर लीजिए और ये जो देवगिरी की पुनर्विजय है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वंश के साथ, तुगलक वंश, जिसमें जानेंगे तुगलक वंश में कैसे क्या हुआ। तो आज से हमारा जो खिलजी वंश है वो समाप्त होता है। होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।